हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन के सेकंड पीरियोडिक टेस्ट का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहला सेक्शन है बायोलॉजी। इसमें एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट इज विच टिश्यू स्टोर फैट अंडर स्किन। स्किन के नीचे फैट स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू। अ सेल हैज़ सिंगल लार्ज वैक्यूल एंड सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और उसमें सिंगल एक ही लार्ज वैक्यूल होता है, तो बी ऑप्शन सेल वॉल इज करेक्ट। प्लांट सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज ब्लड इज अ टाइप ऑफ। ब्लड है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। द टर्म माइट्रोकॉन्ड्रिया वॉज गिवन बाई। टर्म माइट्रोकॉन्ड्रिया दी थी कार्ल बेंडा ने। नाउ सेक्शन बी, केस बेस्ड क्वेश्चंस। Permanent tissues are of two types. They are simple permanent tissues and complex permanent tissues. Simple permanent tissues are of three types. They are parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Complex permanent tissues are of two types. They are xylem and phloem. Okay, now first question. Translocation is the transfer of food from leaves to different organs of the plant. जब leaves से plant के different organs तक food जाता है उसे बोलते हैं translocation. एंड दिस इज डन बाय, ये करता है फ्लोएम। फूड का ट्रांसफर करता है फ्लोएम। वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम के थ्रू। विच टिश्यू अमंग द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। मल्टीपल टाइप की सेल से बनते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नाउ सेक्शन सी, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइजोसोम्स को, लाइजोसोम्स। नाउ ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल। सेल के ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। नेक्स्ट इज ब्लैंक इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोल रूम होता है न्यूक्लियस। नाउ राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में 4 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल। हमने देखा प्लांट सेल रिलेटिवली लार्ज होती है, एनिमल सेल स्मॉल होती है। रिलेटिवली लार्जर इन साइज एंड एनिमल सेल रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। देन प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट और इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। देन इसमें सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, द वैक्यूल क्यूओल इज वेरी लार्ज इन साइज और इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, 4 हो गए। एक और अगर लिखना हो जो एनिमल सेल में है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं। नंबर 5, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट और सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। ओके, नेक्स्ट। नाउ इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है एंड हाउ वी कैन क्लासीफाई देम, ऑल्सो राइट फंक्शन फॉर ईच टाइप। कैसे आप उन्हें क्लासीफाई करेंगे, क्या उनके फंक्शंस हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उस टाइप की सेल से बनते हैं जो लगातार डिवाइड होते रहते हैं और न्यू सेल फॉर्म करते रहते हैं। प्लांट में ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डिवाइड continuously to form new cells। और मेन फंक्शन इनका होता है, फंक्शन इज टू मेक प्लांट ग्रो।
अच्छा फंक्शन बताना है, जो इनके टाइप है उन सभी का। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम ये रूट में होता है, मेरिस्टेम इट इज़ लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम, ये प्राइमरली जो प्लांट बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये प्लांट को हेल्प करता है वर्टिकली टुवर्ड्स द सन और नीचे सॉइल में भी ग्रो करने के लिए। तो मेन फंक्शन लिखना था। वैसे लोकेशन हो गई इसकी कि रूट और स्टेम में प्रेजेंट होता है। हेल्प द प्लांट ग्रो इन लेंथ टुवर्ड्स द सन and into the soil. Then lateral meristem, ये स्टेम और रूट के साइड में होते हैं और ये हाइट के लिए नहीं है, थिकनेस के लिए इंक्रीज करते हैं प्लांट की थिकनेस को। अपिकल होते हैं टिप पर और लेटरल होते हैं साइड में। लोकेटेड along the sides of stem and roots, and they are responsible for increase in thickness of the plant. Okay, next. Now next is draw a well labeled diagram of animal cell. एनिमल सेल का एक वेल लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करना है। सो ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, ये एनसीईआरटी से ही है। देन लेबल करना है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइक्रोविली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, पेरोक्सिज्म, लाइजोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिजिक्स। सेक्शन ए एमसीक्यू है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। 1 आवर में मान लीजिए 4 किलोमीटर, 2 में 8 किलोमीटर्स, 3 में 12 किलोमीटर्स एंड सो ऑन। डिस्टेंस ये है, स्पीड उसकी सेम रहेगी। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट विल बी, ये है यूनिफॉर्म मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कंटेन इन विच लॉ ऑफ न्यूटन्स, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम P इक्वल होता है mv के। Now short answer type questions. What is the nature of distance time graphs for uniform and non-uniform motion of an object? एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसका जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, टाइम डिस्टेंस और ये ग्राफ है। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व्ड हो सकता है, जिगजैग लाइन हो सकती है, इस तरीके से ये आप बना देंगे पिक्चर, टाइम डिस्टेंस। The distance time graph for uniform motion is a straight line not parallel to any of the axis. Straight line मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। एंड the distance time graph of non-uniform motion is a curved or zigzag line. ना इसके और में क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। अभी स्टार्ट हुई, 10 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, u इक्वल हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 10 सेकेंड्स। नाउ डिस्टेंस s इक्वल होता है u t प्लस हाफ a t स्क्वायर के। तो u है 0 इंटू t, टाइम है 10 सेकेंड्स,
प्लस हाफ ए है 4, टी स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, ये तो ज़ीरो ही हो गया, 0 इंटू 10 ज़ीरो, प्लस कैंसिल 2 इंटू 10 इज़ 200, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगी 200 मीटर। 10 सेकेंड में जो कार है वो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, एंड डिराइव करिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आपको डिराइव करना है। तो सेकेंड लॉ कहता है कि जब कोई भी बॉडी मोशन में है, सॉरी ये फर्स्ट है, सेकेंड कहता है कि जो फोर्स है एक बॉडी एग्जर्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फोर्स exerted by a body is directly proportional to the rate of change of its momentum। ओके, न्यूटन के तीनों लॉज आपको आने चाहिए, क्वेश्चन आएंगे और तीनों से ही आएंगे। जैसे एक हमने देखा कोई एमसीक्यू में आ सकता है, कोई ब्लैंक फिल करने में आ सकता है। फर्स्ट कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है वो रेस्ट और मोशन में ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। सेकेंड है कि फोर्स जो आप एक्सर्ट करते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम के। और थर्ड है वो एक्शन रिएक्शन वाला। ओके, ये डेफिनेशन होगी या मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम को पी से लिखते हैं, पी आई, इनिशियल पी था एम यू, और फाइनल मोमेंटम पी एफ, पी फाइनल ये होगा एम वी। मोमेंटम इक्वल होता है एम यू के, एम यू या वी जो भी उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगी वो। अभी न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। ना एम कॉमन लेते हैं ऊपर से, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ब्रैकेट वी माइनस यू बाई टी। ना वी माइनस यू बाई टी इक्वल होता है ए के। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, एम ए। अब अगर एफ 1 न्यूटन है, फोर्स 1 न्यूटन है और मास 1 kg है, 1 kg, एंड ए जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देन के हो जाएगा 1। एफ को इक्वल कर देंगे, प्रोपोर्शनल से चेंज करेंगे, के एक कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं एम ए के। अगर तीनों ही 1 है तो के भी 1 हो जाएगा, तो एफ इक्वल हो जाएगा एम ए के। ये फॉर्मूला है। ओके, ना इसके और में क्वेश्चन है, 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। 5 वैगन्स हैं, 8000 kg का इंजन है जो उन्हें पुल कर रहा है, और हर जो 5 वैगन्स हैं उनमें से हर एक का वेट है ईच ऑफ 2000 kg, वेट 2000 kg अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, फोर्स गिवन है 40,000 न्यूटन, एंड ट्रक का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 5000 न्यूटन है, जो अपोज करेंगे उसको। तो कैलकुलेट करना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, इंजन का मास है 8000 kg, मास ऑफ इंजन kg लिख देते हैं हम, इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, इंजन, एंड मास ऑफ 1 वैगन m, एंड मास ऑफ ईच वैगन उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये है 2000 kg। फ्रिक्शनल फोर्स जो बैकवर्ड एक्ट करेगा, अगर ट्रेन इधर जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स है 5000 न्यूटन, 5000 n। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स तो आप वैसे ही फाइंड कर लेंगे, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा जो एक्चुअल फोर्स है जो जिससे इंजन को वो पुल कर रही है, इंजन एक्सर्ट कर रहा है, कैपिटल एफ माइनस जो फ्रिक्शनल फोर्स है 40,000 माइनस 5,000। तो एक्चुअल में जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा वो होगा 35,000 न्यूटन। नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है अभी।
ए आप निकालेंगे, फोर्स आपको पता है एफ इक्वल एम ए होता है, जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। एफ इक्वल होता है एम ए, फोर्स आपको पता है 35,000 न्यूटन है, 40 था, 5 अपोज कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन, तो वो हमने माइनस कर दिया, तो एफ है 35,000 एंड दिस इज इक्वल टू मास। अभी मास देखना होगा टोटल, एक तो इंजन का मास 8,000 है, पहले टोटल मास कैलकुलेट करते हैं। टोटल मास इंजन है 8,000 का और एक वैगन है 2,000 का, 5 वैगन्स हैं, तो 5 कितने के हो जाएंगे, 2,000 इंटू 5, 10,000 वैगन्स का वेट है प्लस 8,000 इंजन, तो टोटल मास हो जाएगा 18,000। तो 35,000 इक्वल टू एम है 18,000 इंटू ए, ये आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो ये इक्वल हो जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 3 0 कैंसिल हुई, 18 1s are 18, 2s are 36 यानी कि 17 बचेंगे, 170, 9s are टेबल चलेगी, 1.9, 162 ये बचेंगे 8, 80 हो जाएंगे, 18 4s are 72, 1.94 अप्रॉक्सीमेटली ए एक्सेलरेशन इज 1.94। ओके, ट्रेन जा रही थी, एक ट्रेन का जो इंजन है वो 8,000 kg का है, फिर 5 वैगन है पीछे 2,000 kg के, तो टोटल मास हो गया 8,000 और 2,000 उन पाँचों का 10,000, वो 18,000 टोटल मास है। आगे कहा गया कि इंजन 40,000 न्यूटन का जो मास है उसको एक्सर्ट करता है उन्हें पुल करने के लिए, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन उसकी जो स्पीड है उसको कम करेगा 5,000 न्यूटन, ट्रक का फ्रिक्शन है तो हमने उसको माइनस किया, यहाँ से नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आपका निकला। अभी एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है, एफ इक्वल होता है एम ए, एफ आपको पता है फोर्स 35,000 है, मास पता है 18,000 है, ए यहाँ से हमने निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट नाउ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. Inertia एक टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की जो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, मतलब वो चेंज को रेजिस्ट करता है। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही डिराइव हुआ है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो जो मास है एक ऑब्जेक्ट का, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज़्यादा है, रबर बॉल का या फिर स्टोन ऑफ सेम साइज। उसी साइज़ की रबर आप लो, इरेजर जो होती है उसी साइज़ का अगर स्टोन आप लोगे तो स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। सो स्टोन हैज़ ग्रेटर मास, सो इट विल हैव मोर इनर्शिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट या फिर और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी और कीप मूविंग या फिर मूव ही करती रहेगी अनलेस जब तक इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा बाय अ फोर्स। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप। आप मूविंग बस में जा रहे हैं, ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी वही है कि इनर्शिया की वजह से चेंज को रेजिस्ट करती है। अगर वो आप जा रहे हैं तो बॉडी आगे की तरफ चलती ही रहेगी। ओके, देन बैकवर्ड जाएंगे अगर एक्सेलरेट करेगी फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जब बस चलती है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, फिर बैकवर्ड में फिर से वही है, बॉडी एट रेस्ट ही रहना चाहती है इसीलिए। सो इसका रीज़न है इनर्शिया ऑफ मोशन। वी fall in forward direction when a moving bus breaks to stop and fall backward when accelerate from rest because of inertia of motion. Okay, now chemistry. The solid which undergoes sublimation. Sublimation होता है जब कोई solid बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस क्यूब तो आप देखेंगे पहले मेल्ट होगा, उसके बाद अगर आप उसको गर्म करेंगे तो पहले वो लिक्विड बनेगा, बाद में वाटर वेपर्स बनेगी उसकी। नेफ्थलीन है वो सॉलिड, आपने देखी होगी नेफ्थलीन बॉल्स, तो वो एकदम वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। कंपाउंड 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स का बनता है, ये भी ठीक है।
इट कैन नॉट, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मीन से, ठीक है। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास में मिक्स नहीं होता है, जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है बाय मास, उसमें जो कंपाउंड है उसमें वो सब्सटेंसेस उसमें मिक्स होते हैं, एलिमेंट्स उसमें मिक्स होते हैं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ब्लड एंड सी वाटर आर, ब्लड और सी वाटर क्या है, ब्लड में भी बहुत सारी WBCs RBCs प्लेटलेट्स होती है, वाटर सी वाटर में भी आप देखेंगे सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो दोनों ही मिक्सचर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है, एयर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, शुगर सोल्यूशन, मिल्क नहीं है, कोलॉइड है। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव, एक पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या, उनमें क्या होता है, वॉल्यूम, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी, उनमें स्पेस होता है उनके बीच में, जिन्हें हम इंटरमॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं। नाउ डायरेक्शन मार्क द करेक्ट चॉइसेस एज, दोनों करेक्ट है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एक ही। अच्छा, नीचे असर्शन और रीज़न गिवन है, अगर दोनों सही है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन सही है, करेक्ट है लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन, ए ट्रू आर फॉल्स तो थर्ड, और ए फॉल्स आर ट्रू तो फोर्थ ऑप्शन। असर्शन है बर्निंग ऑफ मैचस्टिक इज अ केमिकल चेंज, बिल्कुल करेक्ट है, माचिस जब आप जला देते हैं वो एक टाइप का केमिकल चेंज है। रीज़न है क्योंकि केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, जलने के बाद आप दोबारा से जो ओरिजिनल मैचस्टिक थी उसको नहीं बना सकते, तो दोनों ही करेक्ट है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों ये केमिकल चेंज है, तो इसमें करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन। असर्शन है एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है कंपाउंड्स की और एलिमेंट्स की, ये भी सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप H2O देखो, वाटर की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, जिनसे वो मिलकर बना है, ये प्योर सब्सटेंस भी है और इसीलिए ही प्योर सब्सटेंस है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनसे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो अगेन दोनों करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। नेक्स्ट इज नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, वाई, ये हमने अभी भी देखा, इससे पहले MCQ में भी था। नेफ्थलीन बॉल्स क्योंकि सब्लिमेशन इनमें होता है, तो ये बिना कोई रेजिड्यू, बिना कोई सॉलिड को लीव किए या फिर बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो naphthalene balls disappear with time without leaving any residue because of a process called sublimation, या फिर because of sublimation, ये क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन दे दिया है। सो थोड़ा सा सब्लिमेशन को आप एक्सप्लेन कर देंगे। सब्लिमेशन वेयर द सॉलिड डायरेक्टली converts into a gas without passing through a liquid phase. Okay, next कुछ नहीं है, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर, होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।